नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है और वो क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं इस अवसर पर। जनपद के वासियों को और इस संत कबीर की परंपरा से जुड़े हुए सभी संतों को भी इस अवसर पर मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है। हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे महापुरुषों ने हमें सदैव पर्यावरण के साथ मिलकर के आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। मुझे आज प्रसन्नता है इस बात की। आज से 5 साल पहले मगहर से बहने वाली आमी नदी अत्यंत प्रदूषित थी। इस सीजन में जब हम लोग आते थे तो बदबू आती थी, पानी एकदम काला था। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि जो एक व्यवस्थित कार्य योजना यहां के लिए बनाई गई, आज पानी एकदम साफ था। कारण है अब प्रदूषण से मुक्त हो गई है आमी नदी। हमारा प्रयास होना चाहिए, जैसे आमी नदी प्रदूषण से मुक्त हुई है। मुझे याद है संत कबीर नगर के साथ बाद जब गोरखपुर जनपद में आमी नदी निकलती है, या मगहर में आने के पहले कुछ संत कबीर नगर से, फिर गोरखपुर से होते हुए फिर यहां आती है, फिर यहां से गोरखपुर जनपद में जाती है और गोरखपुर जनपद में ही राप्ती नदी में मिलती है। इस नदी के दोनों ओर जो गांव बसे हुए थे, वहां पे जो उन्नत पशुधन होता था, एक समय नष्ट सा हो गया था, खेती चौपट हो गई थी। लेकिन विगत 5 वर्ष के अंदर जो कार्य प्रारंभ हुए, आज उसका परिणाम है कि आमी नदी पूरी तरह शुद्ध हो चुकी है, साफ हो चुकी है। पशुधन फिर से यहां पर आगे बढ़ रहा है, किसान खुशहाली की ओर आगे बढ़ रहा है। हमारा प्रयास होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने आजादी की अमृत महोत्सव के वर्ष में हम सबको प्रत्येक गांव में अमृत सरोवर बनाने का एक संकल्प भी दिया है। गांव का जो सरोवर है, जो अवैध कब्जा हो चुका है, जिसको हम लोगों ने गांव के शिविर में बदल दिया है, गांव का पूरा ड्रेनेज उड़ेल दे रहे हैं, गांव का कूड़ा घर बना दिया है, उससे उसे मुक्त करते थे। उस अमृत सरोवर को, जैसे आमी नदी मगहर में एकदम शांत है, शुद्ध है, अविरल है, जल उसका एकदम निर्मल है, ऐसे ही हमें अपने अपने गांव में अमृत सरोवर के निर्माण की कार्रवाई के साथ हम जुड़ पाएंगे और उसे अपने गांव के तीर्थ स्थल के रूप में विकसित कर पाएंगे। तो आप देखना, कभी भी आपके पास जल की कमी नहीं होगी। और जल है तो कल है, याद रखना, जल है तो कल है। इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, जहां पेड़ पौधे नहीं हो रहे होंगे या जहां पेड़ पौधे नहीं होंगे, वहां क्या स्थिति हो रही होगी। यहां पे तो पेड़ पौधे हैं, तो भी व्यक्ति थोड़ी चलेगा, राहत लेने के लिए पेड़ के नीचे खड़ा हो जाएगा। आप अपने घर में एसी लगा सकते हैं, पंखा लगा सकते हैं, लेकिन सड़क पर थोड़े पंखा लगाएंगे। वनस्पति को जोड़ने का कार्य भारत की परंपरा ने किया है। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सबको इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना ही होगा। और जो बताया अभी डॉक्यूमेंट्री में हम बताई बात देख ही रहे थे कि संत कबीर दास जी ने तो हमेशा रूढ़िवादिता का विरोध किया। वे मगहर आए इसीलिए, वे तो काशी में जन्म लिया था। अपने अंतिम समय में उनको मगहर आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन एक रूढ़िवादिता के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी कि जो कहते थे कि मगहर में आने पे नरक मिलता है, उन्होंने कहा चलिए मैं उसी नरक की तरफ जाता हूं।
और यहाँ उन्होंने स्वर्ग बना दिया। पूरा वधार अगर संत कबीर नहीं आए होते तो यहाँ की क्या स्थिति हुई होती, क्या रहता यहाँ की स्थिति? ऐसे ही दीवान रहता। लेकिन आज यहाँ पर कितना अच्छा पर्यटन विकास के कार्य हो रहे हैं। 50 करोड़ से अधिक के विकास के कार्य तो यही हो रहे हैं, इससे पहले भी हुए हैं। यूपी दौरे का आज तीसरा दिन है। संत कबीर नगर पहुंचे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। संत कबीर नगर के मगहर में मजार पर चादर चढ़ाएंगे। राष्ट्रपति के साथ सीएम योगी और राज्यपाल भी मौजूद। संत कबीर नगर के बाद वाराणसी जाएंगे राष्ट्रपति। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की पूजा भी करेंगे राष्ट्रपति। तो संत कबीर नगर पहुंचे हैं आज राष्ट्रपति, सीएम योगी और राज्यपाल मौजूद। आपको बता दें कि वहां चादर चढ़ाएंगे। इसके अलावा वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की पूजा भी करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ये तस्वीरें, आज तीसरा दिन है उत्तर प्रदेश दौरे का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के। और ये दौरे की तस्वीरें हैं, आपको बता दें। इस बीच आपको बता दें कि वाराणसी में मौजूद हैं हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे और इधर संत कबीर नगर में मौजूद हैं हमारे सहयोगी मिथिलेश। उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस वक्त क्या कुछ वो देख पा रहे हैं, क्या तैयारियां हैं। मिथिलेश, पहले आपका रुख कर रहे हैं, क्या कुछ हलचलें हैं इस वक्त? चल रहा है कुछ? आवाज ही ब्रेक हो जा रही है, पता और धर्मेंद्र चौबे मौजूद है वाराणसी में। पहले मिथिलेश का रुख करेंगे, उनसे जानेंगे क्या कुछ वहां पर इस वक्त चल रहा है। सीधे रुख करते हैं संत कबीर नगर का। मिथिलेश, क्या कुछ देख पा रहे हैं, किस तरह का पूरा कार्यक्रम है और कौन कौन इस वक्त वहां मौजूद है? देखिए, आपको बता दें कि ये कार्यक्रम जैसे पूर्व के कार्यक्रम पे निर्धारित था, उसी कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज जो है कबीर चौरा स्थल पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सबसे पहले कबीर चौरा स्थल पर, कबीर समाधि स्थल पर पहुंचकर उन्होंने माथा टेका है। उसके बाद उन्होंने वृक्षारोपण किया है और वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न होते ही वो जो है कबीर अकादमी का लोकार्पण कर रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, हम दिखाएंगे आपको कि ये तस्वीरें हैं वो कबीर अकादमी की, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनके साथ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यहाँ पर मौजूद है। और इसी कबीर अकादमी का जो है लोकार्पण किया जा रहा है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जुड़े यहाँ पर मौजूद हैं। और जो पूर्व से जो कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे कि जो कार्यक्रम में 300 लोग यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट का कार्यक्रम बनाया गया था, वो लोग यहाँ पर उपस्थित है और बड़ी संख्या में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जी बिल्कुल। इधर वाराणसी में धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ मौजूद है। धर्मेंद्र, आपके यहाँ किस तरह की तैयारियां आप देख पा रहे हैं? यहाँ भी बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना करेंगे राष्ट्रपति, इसे लेकर किस तरह की तैयारियां हैं और कितने बजे पहुंचने का कार्यक्रम है? देखिए सोनल, लगभग 1 बजे राष्ट्रपति वाराणसी एयरपोर्ट से सीधे डीएलडब्ल्यू जाएंगे और वहां से 2 घंटे का आरक्षित समय, उसके बाद वो वहां से विश्वनाथ जी के लिए रवाना होंगे और विश्वनाथ जी में पूजन अर्चन करने के बाद जो एडिटोरियम है, जो विश्वनाथ जी की भव्यता है, उसको पूरी तरह से दिखाया जाएगा। उनको करीब 1 से 2 घंटे का समय वो व्यतीत करेंगे विश्वनाथ मंदिर के अंदर। उनके साथ राज्यपाल महोदय होंगी। काशी में जो अतिथि देवो भव की परंपरा है, उसके तहत राष्ट्रपति के स्वागत के लिए पूरी काशी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। और वहीं बात करें विश्वनाथ जी की, तो विश्वनाथ जी में जिस तरीके का माहौल है, पूरी विश्वनाथ मंदिर को फूलों से और पंखुड़ियों से इस तरह सजाया गया है कि मानो देवों का जैसे वास हो। इस तरह से राष्ट्रपति आएंगे और काशी का दर्शन करके अभिभूत होंगे। उसके बाद यहाँ से शाम 6:30 बजे के बाद
लखनऊ के लिए रवाना होंगे। सोनल जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप और इसके अलावा मिथिलेश आपका भी बहुत शुक्रिया। इधर हापुड़ फैक्ट्री में ब्लास्ट मामला, जिसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है। फैक्ट्री में बन रहे थे स्पोर्ट्स गन के पार्ट्स। फैक्ट्री में कारतूस जैसी चीजें भी बरामद की गई है। पुलिस ने कारतूस के लिए बारूद होने का शक जताया। आपको बता दें कि बॉयलर फटने से 12 लोगों की मौत हो गई है और इस हादसे में 15 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यदि वहां पर स्पोर्ट्स गन का सामान बनाया जा रहा था, जबकि लाइसेंस जो था वो इलेक्ट्रिक सामान बनाने का था, इस तरह की जानकारी मिल रही है। यानी वहां किस तरह से किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान के लाइसेंस पर स्पोर्ट्स गन बनाने का काम चल रहा था, ये भी अपने आप में एक अपराध है और बड़ा विषय है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि 15 से ज्यादा लोग घायल हैं, जबकि 12 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। तो हापुड़ से इस वक्त की बड़ी खबर, स्पोर्ट्स गन के पार्ट्स दरअसल बन रहे थे। फैक्ट्री में कारतूस जैसी कुछ चीजें भी बरामद हुई है, पुलिस का ऐसा कहना है। ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर कारतूस के लिए बारूद होने का शक जाहिर कर रही है पुलिस। यहां बॉयलर फटने से 12 लोगों की मौत हो गई है, 15 से ज्यादा लोग घायल हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी अमन त्यागी का। सीधे आपको लिए चलते हैं हापुड़। अमन, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए पहले ही इसमें गैर कानूनी तरीके से वहां काम हो रहा था, लाइसेंस इलेक्ट्रिक सामान बनाने का, लेकिन स्पोर्ट्स गन के पार्ट्स बारूद मिलने का शक भी पुलिस ने जाहिर किया है। और क्या कुछ पता चल पाया अब तक पुलिस को इस मामले में? बिल्कुल सोनल, देखिए कल 3 बजे का है और जहां पर मजदूर एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे और तभी वहां पर गोलन फटने से जो है एक ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट में जो है कल तक 9 लोग थे, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी का अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 लोग घायल हैं। हालांकि मौके पर अधिकारी पहुंचे थे और अधिकारियों ने इस पर जांच की बात कही थी। हालांकि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट के जरिए जो है मृतकों को गहरा शोक व्यक्त किया था और घायलों को सही उपचार देने की बात कही थी। हालांकि ये जो फैक्ट्री थी, ये फैक्ट्री एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने के लिए लॉन्च की गई थी। दूसरी तरफ आज जब अधिकारियों ने इसकी गहनता से जांच की तो ये एक पटाखा फैक्ट्री निकली और जिस पर जो बच्चों की गन होती है उनके लिए इसमें कारतूस बनाया जाता था। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अमन आपका। इधर अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में वादी को मिली धमकी। वादी महेंद्र प्रताप सिंह को जान से मारने की धमकी दी गई है। महेंद्र प्रताप ने मथुरा प्रशासन से की है सुरक्षा की मांग। आगरा के जाहिद पर धमकी देने का आरोप है। इस्लामिया लोकल एजेंसी का चेयरमैन है जाहिद और महेंद्र प्रताप ने मथुरा प्रशासन से अपनी सुरक्षा की मांग की है, जान से मारने की धमकी मिलने के बाद। तो आगरा के जाहिद बताए जा रहे हैं जिन्होंने धमकी दी है, ऐसा कहना है महेंद्र प्रताप सिंह का। और वादी है मथुरा में जिस तरह से कृष्ण जन्मभूमि मामले में जो विवाद है उसे लेकर वादी महेंद्र प्रताप सिंह को अब जान से मारने की धमकी मिली और अपनी सुरक्षा को लेकर मथुरा प्रशासन से इन्होंने गुहार भी लगाई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के एक केस लड़ रहे हैं और उसके वादी भी है, वकील भी है। तो हमारा श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो मामला चला वो न्यायालय में और इस यहाँ से औरंगजेब कुछ विग्रह को ले गया था जो आगरा की बात है। इसमें हमने आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को नोटिस भी दिया। तो इसी संबंध में कुछ व्यक्तियों के द्वारा हमको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो ये इस तरह की धमकियां दी जाना ये गलत है और हमने इसके संबंध में शासन को और प्रशासन को सबको अवगत करा दिया है और अवगत कराने के बाद हम शासन प्रशासन से यही निवेदन करते हैं कि इसमें आवश्यक कार्रवाई हो और जो भी इस तरह की लोग धमकियां दे रहे हैं उनके खिलाफ शीघ्र से शीघ्र कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और अब बात करते हैं देवभूमि यानी उत्तराखंड की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने यात्रा के दौरान यात्रियों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए इस संबंध में प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने इसके लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान हो रही मौतों के वास्तविक कारणों की भी सही स्थिति जनता के सामने रखी जाए ताकि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु आवश्यक एहतियात बरतें। उन्होंने इसके लिए बुजुर्ग और अस्वस्थ लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण की कारगर व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि बुजुर्ग लोग अपना स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही यात्रा पर आएं। इस व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए।
और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी देहरादून से अजीत कंबोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे, एक्सपर्ट कमेटी बनेगी 4 धाम यात्रा के लिए और इसके अलावा उनके स्वास्थ्य को लेकर भी मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर की है। सब कुछ डिटेल से जानना चाहते हैं आपसे। बिल्कुल, अगर उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की बात की जाए तो 3 मई से ये यात्रा शुरू हुई थी और 1 माह पूरा होने के बाद लगभग 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं और 22 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है। तो इन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर रात शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें साफ तौर पर निर्देशित किया गया है कि 4 धाम यात्रा के विधिवत संचालन को लेकर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए जो सभी पहलुओं पर यहाँ पर नजर रखे, जिसमें स्वास्थ्य की बात हो, आराम तरह की जो तमाम व्यवस्थाएं होती हैं, चाहे उसमें आने जाने की व्यवस्थाएं हो, रुकने की हो, खाने पीने की हो, तो तमाम तरह की व्यवस्थाओं को लेकर एक्सपर्ट कमेटी बनाने की बात मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है। और खासतौर पर स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर उनकी तरफ से निर्देशित किया गया है स्वास्थ्य विभाग को, क्योंकि तमाम तरह की दिक्कतें जो यात्रियों को फेस करनी पड़ रही है उसमें सबसे ज्यादा स्वास्थ्य संबंधी है। और अगर जो यहाँ पर कैजुअलिटीज जितनी हो रही है उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम होने से, हार्ट अटैक होने से ये सबसे ज्यादा निकलकर सामने आ रहा है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने आम यात्रियों से भी अपील की है कि वो बिना स्वास्थ्य परीक्षण के यात्रा पर ना आए और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं वो भी जगह जगह तैनात है, तो उनको भी यहाँ पर बोला गया है कि आप जो भी आपको लगता है कि किसी तरह की दिक्कत फेस आ रही है यात्री को, तो तुरंत उसको यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाए या उसका परीक्षण किया जाए। तो इन तमाम व्यवस्थाओं को बनाने के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से देर रात निर्देशित किया गया है। और अभी मुख्यमंत्री सीधे चुनाव के बाद देहरादून लौटे हैं, तो आते ही उन्होंने एक बड़ी बैठक 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर की है। उम्मीद है कि आने वाले समय में एक्सपर्ट कमेटी जब ये गठित हो जाएगी 1 से 2 दिन के भीतर, तो उम्मीद है कि इसके बाद और बेहतर यात्रा का संचालन होगा और जो तमाम अव्यवस्थाएं अभी तक देखने को मिल रही थी वो शायद आगे ना मिले। जी ठीक है अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो लगातार अव्यवस्थाओं को लेकर मामला 4 धाम यात्रा में विशेष तौर पर उठता रहा है, लेकिन अब पुष्कर सिंह धामी इस मामले में पूरे एक्शन मूड में हैं और उन्होंने और बेहतर व्यवस्थाएं करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 साल पूरे होने पर रायवाला क्षेत्र में लाभार्थी सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान सम्मेलन में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने सम्मेलन में लाभार्थियों को केंद्र सरकार की विभिन्न जानकारियां और उपलब्धियों से अवगत कराया। मंत्री डॉ जितेंद्र ने सम्मेलन में कांग्रेस की सरकार की नीति और नीयत पर भी जमकर निशाना साधा। संपन्न हुए हैं और एक क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला है। और इसको अगर समझना है तो सबसे आसान तरीका ये रहेगा कि इन 8 वर्षों की तुलना की जाए 2014 के पहले 8 वर्षों से, जो उससे पहले भी, जहाँ एक और निराशावाद का माहौल था, लोग अपना मनोबल खो बैठे थे। भारतीय मूल के लोगों को विदेश जाते हुए अपने आप को कई बार भारतीय कहने में भी संकोच रहता था। आज मोदी जी के व्यक्तित्व के परिणाम स्वरूप गर्दन ऊंची करके हमारा युवा देश विदेश में सम्मान प्राप्त करता है, योगदान कर रहा है। देखिए, अपने केंद्र सरकार के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो 8 साल हुए, जिस प्रकार से जनता के हित में जन कल्याण के कार्य हुए और निश्चित रूप से जो हमारा आजादी का 75वां। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।